दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने स्पेस एंड टाइम का किया था। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि ओके क्या होता है, फिर उन टर्म्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहला डिफरेंस क्या है कि जो इनर्शियल फ्रेम है उसमें न्यूटन के लॉज जो है वो वैलिड रहते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है उसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए हम न्यूटन के लॉज एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अनलेस नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जब तक कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तब तक वो अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब यहाँ पर जो वर्ड्स है ना, आपको उन पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कांस्टेंट वर्ड जो है वो कीवर्ड है यहाँ पर, और ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ये कीवर्ड है। अब इन्हें समझना ज़रूरी है हमें। तो जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो तो क्या हो गया, एक्सटर्नल है कि आप बाहर से कुछ उस पर इन्फ्लुएंट करेंगे उसे, ठीक है, अपनी तरफ से बाहर से कुछ करेंगे, तो वो टर्म क्या होती है, वो होती है फोर्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या हो गया, वो फोर्स हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। अब थ्योरेटिकली तो हमने समझा दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है, कि रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी की बात है ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपको क्वांटिटेटिवली मतलब कि वैल्यू बतानी है कि इनर्शिया है क्या, एक्चुअली उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिजिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं ना कोई साइन होता है, जैसे वेलोसिटी के लिए v होता है, पोजीशन वेक्टर के लिए r होता है। तो इनर्शिया को क्वांटिटेटिवली कैसे शो करना, उसकी वैल्यू क्या होगी मैथमेटिकली, तो उसके लिए क्या दिया गया है, उसके लिए इनर्शिया को बोला गया है मास। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली इसको मास कैसे बोला, तो उसका जवाब मिलता है हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ में। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है कि फर्स्ट लॉ को याद रखना है तो कैसे रख सकते हैं कि जैसे आप बैठे हुए हैं, रेस्ट पर हैं, तो आप अपनी मर्जी से तो उठेंगे नहीं, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, तो भी आप चलते ही रहेंगे। तो अनलेस नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आपको किसी ने बोला नहीं या फिर कोई परिस्थिति ऐसी बनी नहीं कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज करें, ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं F इक्वल्स टू dp/dt। अब ये मेनली क्या है, ये फोर्स की डेफिनेशन है। अब हमने मैथमेटिकली तो इसको शो कर दिया, बट इसका मीनिंग क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो F तो फोर्स हो गया, और dp/dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है p। बट उससे पहले समझना ज़रूरी है हमने रेट क्यों बोला। देखिए, जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना, डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या है, चेंज। ओके, वर्ड टू वर्ड समझ सकते हैं आप। और रेट क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होती है कोई भी क्वांटिटी तो वो रेट में आ जाता है। तो हमने क्या बोला, टाइम के लिए रेट, डी जो है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन उसके लिए चेंज, और पी मोमेंटम के लिए। अब मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंटम की डेफिनेशन होती है P इक्वल्स टू एम वी, ये सभी स्मॉल लेटर्स में है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जैसे आपको किसी ने पुश किया तो आप एक वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो आप ये कहेंगे कि फिर हमें मोमेंटम की ज़रूरत ही क्यों है, हम तो वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं ना। बट आप ये समझिए यहाँ पर मास क्यों आया है। ओके, तो जैसे कोई भी ज़्यादा जिसका मास है, जो ज़्यादा वजनी है, तो उसे मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स कर लगाना पड़ेगा। ओके, और जो ज़्यादा वजनी चीज़ है उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर आप हल्की चीज़ को उतने ही फोर्स से मूव करें तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, लेकिन जो भारी चीज़ होगी ना वो कम मूव कर पाएगी। तो मास वाला जो फैक्टर इंक्लूड करने के लिए मोमेंटम की डेफिनेशन लाई गई। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे आपका अगर वजन ज़्यादा है, वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो क्या डिफ्रेंशिएट हो गया मोमेंटम से, मैसिव वर्सेस लाइटर बॉडी डिफ्रेंशिएट हुई, क्योंकि वेलोसिटी से तो कोई भी चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है, बट बात आ जाती है कि जो ज़्यादा वजन का होगा वो कम मूव कर पाएगा, या फिर उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब आपने इधर मोमेंटम को तो समझ लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर F इक्वल्स टू dp/dt है, तो P की सिंपली वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल एम वी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि मास जो है वो बाहर आ गया और dv/dt हो गया। आप बोलेंगे मास बाहर क्यों आ गया, जो डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं ना तो ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो चीज़ चेंज नहीं हो रही अगर साथ वाले के साथ तो वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि m जो है वो कांस्टेंट है। अब आप ये बोलेंगे कि m कांस्टेंट कैसे है, अभी तो हमने बात की कि डिफरेंट मास डिफरेंट फोर्स। लेकिन आप एक चीज़ समझिए
कि जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास एक बार के लिए तो कांस्टेंट ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी का मास है और आप उसको तोड़ देंगे और मास चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है। बट वेलोसिटी चेंज हो सकती है कि आपने ज़्यादा उसको पुश कर दिया तो वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो वेलोसिटी में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, चेंज हो सकता है। और दूसरी बात क्या, हमने जो स्पेस एंड टाइम वाला पहले वाला वीडियो देखा उसमें क्या है, वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आप कार चलाते हैं, वेलोसिटी चेंज करते हैं, मतलब ब्रेक लगाते हैं या फिर स्पीड बढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं ना आप, तो वो वेलोसिटी में चेंज हो गया। अब देखिए ये सेकंड लॉ में इतना हमने समझा, लेकिन आप फर्स्ट लॉ देखिए। फर्स्ट लॉ में क्या है, नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो कि फोर्स है। तो कहने का मीनिंग क्या है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से, न्यूटन के लॉ के हिसाब से फोर्स जीरो होना चाहिए, नॉट फोर्स, फोर्स नहीं होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या है कि एफ जो है वो जीरो होना चाहिए। तो एफ इक्वल्स टू क्या आया, एम डी वी बाई डी टी जो है वो जीरो हो गया। अब आप समझिए ये डिफ्रेंसिएशन जीरो हुआ किसी चीज का, तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज डिफ्रेंशिएट हो रही है वो कांस्टेंट है, ओके, वो चेंज हो ही नहीं रही है, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन होगा कहाँ से। डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग बेसिकली चेंज है। जब चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में क्या क्या वैल्यू आ जाती है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, और उसमें जीरो भी आ जाता है। और जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो आपके रेस्ट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें दोनों जो है रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी ऐड हो रहे हैं v इक्वल्स टू कांस्टेंट में। तो यहाँ हमने क्या बोला, डिफ्रेंसिएशन चेंज को शो कर रहा है। अगर कोई चीज फिक्स है तो उसमें चेंज होगा ही नहीं, मतलब कि चेंज जीरो है। अब यहाँ पर चेंज जीरो है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू फिक्स है, तो v फिक्स है मतलब कांस्टेंट है। अब जल्दी से हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी देख लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, F12 इक्वल्स टू माइनस F21। आप बोलेंगे ये मैंने क्या लिख दिया, तो ये क्या है, बेसिकली एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट, जो पहले है, ड्यू टू सेकंड, मतलब फर्स्ट पर फोर्स है, जो पहले है ना उस पर फोर्स लग रहा है। और इसी तरह यहाँ पर टू पहले है तो ये सेकंड पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है। तो मतलब आप पहले शख्स हैं जिसे किसी ने धक्का दिया, तो बदले में आप क्या करेंगे, आप भी उसे धक्का देंगे, ठीक है। तो पहले शख्स पर धक्का दिया किसी ने, दूसरे ने, तो दूसरे शख्स पर आप धक्का देंगे। ऐसा करना नहीं है, बेसिकली वो समझने के लिए है। टाइम जो है वो तो रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी और मास, क्योंकि आपका मास भी डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, हो सकता है उसने धीरे धक्का दिया हो या फिर आप उसे तेज धक्का दे दे, तो उस तरह से वेलोसिटी चेंज होगी और आप दोनों का मास डिफरेंट होगा। बाकी टाइम रेट जो है वो यहाँ पर टी का टी ही रहेगा। हमने यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन यूज की है एफ के लिए। और बेसिकली अब हम क्या देखेंगे, डी वी वन बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2। बेसिकली हम यहाँ पर माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है फिलहाल वेक्टर क्वांटिटीज नहीं देख रहे हैं, हम क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। हमें यहाँ से मिल रहा है कि m1/m2 इक्वल्स टू है a2/a1। यहाँ से क्या मिला आपको, किसी चीज़ का एक्सेलरेशन पता होगा ना, तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो में, या फिर मास पता है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और ये रिलेशन जो है वो अपोजिट होगा, ऊपर m1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, तो ऊपर जो है सेकंड साइड में सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। तो न्यूटन के लॉज हमने समझे क्यों थे, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो पहला डिफरेंस था वो यही था कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो होगा। यही तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया थी। आप नाम देखिए, नाम कहाँ से आया है इनर्शियल, हमने प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया देखी थी फर्स्ट लॉ में, ठीक है। उसके हिसाब से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो कि फोर्स था। तो यहां से हमें क्या चीजें मिलती है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वहां पर जो न्यूटन के लॉस पढ़े थे जो कि वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में, उसको एक्सपेंड करके यहाँ पर लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जिसकी डेफिनेशन थी डीपी बाई डी टी। तो एफ की डेफिनेशन क्या होती है, एम ए, तो वहां से एक्सेलरेशन जीरो आया और यहाँ से जो है पी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इसमें चेंज जो है वो जीरो है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ से कांस्टेंट आई। अब ए जीरो है, दैट मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्योंकि ए जो है वो एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर क्या डिफ्रेंसिएशन आ जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, कि ये जो है ना ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, ओके। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नॉन रोटेटिंग फ्रेम है ये, और ये रोटेटिंग फ्रेम है।
आई होप आपको एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड में बेसिकली फ़र्क समझ में आ गया होगा कि ये नॉन एक्सेलरेटेड है मतलब इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जहाँ पर एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस वेलोसिटी वाला जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चेंज हो रहा है फ्रेम, तो वो नॉन इनर्शियल होगा। और यही प्रॉपर्टी क्या है रोटेटिंग के साथ में, कि ये तो रोटेट ही नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर ये क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये रोटेट कर रहा है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, जिसके आगे नॉन लग रहा है ना उसमें एक्सेलरेशन भी है रोटेशन भी है, बट इनर्शियल है। जिसमें नॉन नहीं लग रहा है वहां पर एक्सेलरेशन में भी नॉन लग रहा है, रोटेशन में भी नॉन लग रहा है। और मैथमेटिकली इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करना चाहे तो क्या हो जाएगा कि एफ एक्सटर्नल, जहां पर वो भी जीरो नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो नहीं है, तभी तो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू है एक ही। अब इनके एग्जांपल्स क्या है वो समझने चाहिए। आप यही पूछेंगे कि मुझे तो बताओ इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है। ओके तो ईजी का मतलब है एग्जाम्पल। ओके ईजी का मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो इनर्शियल फ्रेम का एग्जाम्पल क्या है, अ कार स्टैंडर्ड स्टिल और बस मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट स्पीड का मैंने यूज किया है। तो एक कार जो कि स्टैंड स्टिल खड़ी है मतलब रेस्ट पर खड़ी है, एज इट इज खड़ी है, और बस जो है या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो हमने देखा था ना न्यूटन के फर्स्ट लॉ की प्रॉपर्टी यही है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या हुआ, लिफ्ट। अब आप बोलेंगे लिफ्ट कैसे हुआ, देखिए आप चढ़ते हैं ठीक है, तब वो रेस्ट पर होती है, बट फिर वो चलती है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है, आप भी बदले में कुछ ना कुछ उसमें फोर्स फील करते हैं। ओके जैसे जो लिफ्ट है वो ऊपर जाती है तो आपको नीचे प्रेशर फील होता है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, वो रोटेटिंग फ्रेम भी है। दैट्स वाई लिफ्ट जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अब आपने थ्योरेटिकली ये समझ लिया। अब आप बोलेंगे कि ठीक है कोई भी जो इनर्शियल फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम है। बट अगर उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या वो भी इनर्शियल फ्रेम है? और वो कौन सी प्रॉपर्टी आती है, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके जो वेक्टर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ओके उसके लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और आपको भी आता ही होगा। अब देखिए तो हम इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्पेस एंड टाइम वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ओके इसे मैं क्या नाम दे देती हूँ, इसे मैं बोल देती हूँ कि ये जो है हमारे पास में ये एस फ्रेम है, राइट। इसके जो डायरेक्शंस है वो सिंपली एक्स वाई और जेड में है। और अब इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा फ्रेम और है, वो इस तरह से है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आएंगे, वो एक्स डैश वाई डैश डायरेक्शन और जेड डैश डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया कि ये भाई एस डैश फ्रेम है। अब आप बोलेंगे ये मूव कर रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, कोई सी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। ओके तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। और यहाँ पर जो है एस डैश फ्रेम में कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें एस डैश फ्रेम का ही पता लगाना है कि इस कि ये जो एस डैश फ्रेम है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये जो फ्रेम है ये आपका प्योर इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। एस फ्रेम जो है आपका वो इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लीजिए p मैंने नाम दे दिया। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इस एस डैश फ्रेम के लिए वो तो वैल्यू हम लेते हैं आर डैश डैश में, बट इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं एस फ्रेम के हिसाब से पोजीशन वेक्टर देखूं तो वो क्या होगी, ये हमने मिलाया इस पॉइंट को, तो ये क्या होगी ओ से पी तक की दूरी ये आर होगी, क्योंकि ये एस फ्रेम के अकॉर्डिंग है। और एस डैश फ्रेम एस के कंपैरेटिव वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस क्या होगी ये सोचने वाली बात है। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस को जो है d से किया, तो टाइम को t से कर दिया हमने। तो d का फॉर्मूला क्या हो गया एक तरह से v इंटू टी। अब d हमने क्या है, हमें ये दूरी मालूम करनी है कि o से o डैश की दूरी क्या है। ओके इन ओरिजिन्स के बीच की दूरी क्या है, तो क्या हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में वी टी। ये क्या होगी वी टी। ओके ओ डैश जो है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरी दूरी है आर,
ये क्या हो जाएगी आर डैश प्लस वी टी, नहीं हो रही है क्या, आर जो है इसको आर डैश प्लस वी टी लिख सकते हैं ना हम, तो आर हमारी क्या हो गई आर डैश प्लस वी टी, ये दूरी और ये दूरी ऐड की तो ये पूरी दूरी मिल गई, कहने का मीनिंग ये है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ कि आर डैश मतलब कि एस डैश फ्रेम में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो वो तो क्या होगी आर डैश ही होगी। तो आर डैश क्या मिला हमें यहाँ से, वो मिला, इधर ले आइए आर माइनस वी टी। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मैंने एस डैश फ्रेम में इस पोजीशन वेक्टर को देखा इस फ्रेम के मुकाबले, तो इसे ही बोला गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर का जब हमने स्पेस एंड टाइम का वीडियो किया था तो क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या मिलेगा हमें, पोजीशन वेक्टर में चेंज। और पोजीशन वेक्टर में चेंज मतलब पोजीशन कब चेंज होगी, जब आप उस पर कुछ उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कि मतलब वो रेस्ट पर नहीं है, कुछ ना कुछ मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर ये मूव करे और यहाँ पहुंच जाए तो मतलब पोजीशन में चेंज हुई, तो मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो पोजीशन में चेंज क्या होता है, डी आर डैश बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। हमने दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन किया। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन किया तो हमने क्या मालूम पड़ा, बी तो कांस्टेंट है और टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी टी, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो क्या मिला हमें, डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी माइनस ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला स्मॉल वी। और एक बार पोजीशन में चेंज मतलब कुछ वेलोसिटी वहां पर हो रही है, कुछ स्पीड हो रही है, तो ये क्या आया, u डैश इक्वल्स टू u माइनस v। और ये क्या है, u डैश जो है वो s डैश फ्रेम में वेलोसिटी है और u जो है वो s फ्रेम में वेलोसिटी है। और ये जो स्मॉल v है ना, ये तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके रिस्पेक्ट में ये s डैश फ्रेम चल रहा है s के रिस्पेक्ट में। अब एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो वेलोसिटी आई। अब इसी का जो है दोबारा डिफ्रेंसिएशन कीजिए आप। ओके तो ये क्या होगा, डी टू आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये होगा क्या, डी वी बाई डी टी होगा क्या, क्योंकि ये क्या था, ये हमारा कांस्टेंट था, v जो है वो कांस्टेंट है, राइट। तो क्या होगा, ये 0 होगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ, एक बार डिफ्रेंसिएशन पोजीशन में मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो रही थी, तभी वेलोसिटी कुछ हो रही थी तो पोजीशन चेंज हो गई। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन वेलोसिटी है और दो बार डिफ्रेंसिएशन हमने क्या बोला था पहले वाले वीडियो में, वो है एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि दो बार डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी कब चेंज होगी, कार भी चलाते हैं आप, वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब आपने उसकी वेलोसिटी चेंज की, ब्रेक लगाया या एक्सेलरेशन लगाया, तो एक्सेलरेशन होती है डेफिनेशन डबल डिफ्रेंसिएशन पोजीशन में। कहने का मीनिंग क्या आया, अब ये क्या है, ये ए डैश जो है वो है एस डैश फ्रेम के लिए और ये जो ए है वो है एस फ्रेम के लिए। आप बोलेंगे इसका मीनिंग क्या है, मतलब ए डैश और ए इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एस डैश जो है वो भी ऑल्सो इनर्शियल, राइट। एस डैश ऑल्सो इनर्शियल का मीनिंग क्या होगा कि वो भी अगर कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मतलब रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव रहेगा। और इनर्शियल फ्रेम है मतलब नॉन एक्सेलरेटेड है, नॉन रोटेटिंग है, उसमें भी न्यूटन के लॉज वैलिड एंड ऑल दैट। आप बोले कि इस तरह का कोई एग्जाम्पल दो हमें इनर्शियल फ्रेम का, तो क्या हो गया कि स्टार्स जो है वो तो बहुत दूर है और जो सन है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। जो एस डैश फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा था तो वो हुआ सन, और स्टार्स जो है वो यहाँ से बहुत दूर होते हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम माने जा सकते हैं। क्योंकि इनकी खुद की स्पीड जो है हमने वो बहुत नेग्लिजिबल मान ली, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम मूव करता नहीं है ना, नॉन एक्सेलरेटेड नॉन रोटेटिंग फ्रेम है। और अब अर्थ की बात करो ना, तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है जो कि स्पिन होती है, और सूरज के चारों तरफ भी रोटेट करती है जो कि ऑर्बिट्स में करती है। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, 3.4 आती है स्पिन की, और ऑर्बिटल की आती है 0.6। अब इसे नेग्लिजिबली स्मॉल मान लें हम, मतलब कि बिल्कुल जीरो है, तो ये एक्सेलरेशन नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू, अब किसके कंपैरिजन में, जो फ्रेम फिक्स है अर्थ पर वो इनर्शियल माना जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि अर्थ पर फ्रेम, कौन सा फ्रेम, मतलब जहां पर बैठकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ट्रेन हो सकती है। आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दे दी थी रिलेटिविटी की, वो यही तो कह रही थी ना कि कौन से फ्रेम में बैठकर देख रहे हो, चांद पर बैठकर देख रहे हो, सूरज पर बैठकर देख रहे हो, अर्थ पर बैठकर देख रहे हो, तो वो ये बात थी।
तो अर्थ बेसिकली इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉट इनर्शियल, लेकिन अगर ये कंडीशन होती है कि आप उसके एक्सेलरेशन को जो स्पिन और ऑर्बिटल है बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल मान लेते हो, जीरो मान लेते हो, तो वो फ्रेम जो है जो कि अर्थ पर होगा वो इनर्शियल माना जा सकता है एट लास्ट। तो दोस्तों आपको इनर्शियल फ्रेम्स में जिनमें ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि बाद में इसके कुछ बैकलॉग्स आए थे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, इनर्शियल फ्रेम्स के थ्रू क्या होते हैं, मतलब एस के रिस्पेक्ट में कोई एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ही निकलता है लास्ट में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है दोनों के कोऑर्डिनेट्स में, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आता है। अब इसमें क्या बैकलॉग्स थे, क्या कमियां निकली जब आइंस्टाइन आ गए, तो वो हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियोज़ हेल्प कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।